सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट का आज का जो निर्णय है, जो स्टे लगाया गया है कि किसी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो विधानसभा की यदि कोई बैठक होती है, चाहे वो बहुमत साबित करने के लिए हो, विश्वास प्रस्ताव पर या अविश्वास प्रस्ताव पर, कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, या फिर स्पीकर के चुनाव के लिए हो, उस पूरे बैठक की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करेंगे, ये एकदम स्पष्ट है। उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। और आपको याद होगा, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी रायबरेली से, लोकसभा का चुनाव, और वो चिकमगलूर से जीतकर संसद में पहुंची थी 7-8 महीने के बाद, 1978 में, या 1 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से रिटायर्ड जस्टिस के एस हेगड़े लोकसभा के अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिल पर, शायद बजट ही था, लेखानुदान पर वोटिंग हो रही थी, उस पर उन्होंने इंदिरा गांधी को वोट करने से रोक दिया था। कहा था कि नहीं, आप वोट नहीं दे सकती सदन में, आपके ऊपर फला फला मामला, कांग्रेस चौहान गुट और इन दोनों का मामला चल रहा था, अलग अलग बंटवारे की बात चल रही थी, तब आप वोट नहीं कर सकती, और इंदिरा गांधी को वोट करने से रोक दिया था। तो मेरा कहना यही है कि ठीक है, डिस्क्वालीफाई वो नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई बैठक होती है कहीं स्पीकर के चुनाव में, या विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की नौबत आती है, उस वोटिंग के दरमियान यदि डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि ये 2/3 का नंबर नहीं है, या पार्टी विप के खिलाफ ये लोग विजिबल तौर पर ये पार्टी लाइन के खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटी में लिप्त पाए जा रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम वोटिंग करने से रोकते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या कौन सा मामला खुलेगा आपको? क्योंकि ये तो पेंडोरा बॉक्स है आज का जजमेंट। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता अभिषेक। मेरा ये शुरू से ही मानना है कि चीजें बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई हैं, बिल्कुल साफ है कि उद्धव जा रहे हैं, या हम कहेंगे चले गए। पहली बात ये, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फ्लोर पे होगा ही, फ्लोर पे ही होगा ना? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आप बोलने दीजिए। वो जा रहे हैं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि उनकी जो है पारी लगभग खत्म हो गई है। आप कहेंगे कि अभी तो हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं? किसी भी काउंट पे, किसी भी बिंदु पर वो आज प्लस में नहीं है, किसी भी बिंदु पे। जब उन्होंने मांग की थी कि डिस्क्वालीफाई करना, वो 5:30 बजे का समय रखा था, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया 12 तारीख को 5:30 बजे तक। तो पहला झटका तो यही लग गया। दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर का पद अपने से कौन सा बहुत सुरक्षित है? उनके खिलाफ भी नोटिस दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ मांग लिया कि आप लिख के उसकी सारे एंट्रीज वगैरह पूरा डिटेल दीजिए। तीसरा, अभी अभी खबर आ रही है कि बंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया है, समय बाद में बताया जाएगा। चौथा, उद्धव कैंप से कोई नंबर बढ़े तो नहीं? उद्धव कैंप में घटते ही चले गए लगातार। ये होता कि 2 शुरू में भाग के आ गए थे, उसके बाद तो घटता ही चला जा रहा है। और चौथा जो है, मैं कह रहा हूं, या पांचवा जो भी हुआ, ये जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच में बातचीत हुई है, और एक नहीं 2 बार। अगर वो बात हुई है तो क्या हुई हो सकता है कि एक प्लान बी में मर्जर का हिसाब किताब रखा गया हो कि भाई मर्ज कर लेते हैं। अभी नाम तो शिवसेना बाला साहब है ना, एमएनएस को बदलना ही तो पड़ेगा, क्या है? ठाकरे सरनेम भी रह जाएगा। हाँ, वही कह रहा हूं। तो कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे के पास। ऊपर से आज ईडी का नोटिस भी आ गया, आज आप देख रहे होंगे। बोल तो रहे बहुत बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन वो जो संजय राउत है, उनका चेहरा देखने लायक था। तो हर तरफ से उद्धव ठाकरे घिर गई। अच्छा, एक जो सबसे निर्णायक जो चीज होनी थी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि यही होने वाला है, मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। राज्यपाल साहब हमको लगता है, मैं तो स्पेकुलेट कर रहा हूं, यही कहेंगे उद्धव ठाकरे को। पहले वो, अभी चर्चा है कि वो आ रहे हैं शिंदे, तो वो लोग कह देंगे कि ये सरकार तो माइनॉरिटी में चली गई है, तो ये सरकार को फ्लोर टेस्ट करना चाहिए। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मना ही नहीं की है। जब फ्लोर टेस्ट होने की बात माननीय राज्यपाल महोदय कह देंगे, तो उसको कौन टाल पाएगा? डेट भी मुकर्रर कर देंगे तो
तो और उसमें नंबर कहां से उद्धव ठाकरे के लिए आएंगे? तो आप भले कहेंगे कि मर्जर नहीं हुआ, दूसरे वाले गुट क्या हुए, क्या हुआ, नहीं हुआ, आपको लगता है कि अब ये फ्लोर टेस्ट उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। और फ्लोर टेस्ट से ही ये तय हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे या तो इस्तीफा दे देंगे, जैसा एक बार येडियुरप्पा ने दिया था जी, और उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे, तब आगे की कार्यवाही शुरू हो जाएगी कि उस पर मर्जर होना है या जो करना है, या बीजेपी को सामने आना है, बीजेपी स्टेक करेगी, वो सब बाद की चीजें है। मुझे लगता है कि अब पहली चीज जो होने जा रही है वो फ्लोर टेस्ट ही होना चाहिए। उसी का डायरेक्शन राज्यपाल महोदय देंगे, क्योंकि राज्यपाल जी कल ही से 2 दिन से बहुत एक्टिव हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे पुलिस को कुछ। आपने फ्लोर टेस्ट की बात की है, मैं इसी पर हम जानना चाहते हैं। जो फ्लोर टेस्ट के दरमियान जो कानूनी पहलू होते हैं, शायद उस दिन आप संसद में रहे होंगे जब जीएमसी बालियोगी के सामने उड़ीसा के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरधर गमांग आए। सदन में हंगामा हुआ कि ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वोट कैसे देंगे। स्पीकर के पास अधिकार था कि वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी अंतरात्मा पर छोड़ दिया। पब्लिकली बोला कि मैं इनके सेल्फ कॉन्साइंस पे छोड़ता हूं। उन्होंने वोट किया, सरकार गिरी। क्या आपको लगता है कि ये स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर अभी इंचार्ज है स्पीकर के, यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या ये जीएमसी बालियोगी की तरह उन जो विधायक हैं जो टूट के जा रहे हैं दूसरी पार्टी या कहीं और, उनकी अंतरात्मा पर छोड़ेंगे वोट करने की बात, या के एस हेगड़े ने जैसे इंदिरा गांधी को रोक दिया था वोट करने से, उनकी लाइन को फॉलो करेंगे? देखिए मैं ये काम हो, देखिए मैं ये काम, वही होगा। मैं नहीं जानता कि डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे, वो तो उनका प्रिविलेज है, वो सभासद हैं, सभापति हैं, वो जो करें। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां तो यही कहती हैं कि अब उनके शायद वश में नहीं होगा, या फिर ये हो जाए कि अगर राज्यपाल महोदय ये पहले कह दें कि स्पीकर का चुनाव करिए, ये भी तो है। वोटिंग होगी, उसमें भी कह देंगे कि ये लोग वोटिंग नहीं करेंगे, तब क्या होगा? देखिए वो लीगल हैसल्स कुछ होंगे, लेकिन आप लीगल में ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वही होगा? कोई एक कोर्ट से फिर डायरेक्शन आ गया तो, मैं ये कह अरे रहा भाई हूं कोर्ट से कोई डायरेक्शन आ गया, कोर्ट का डायरेक्शन आ गया, किसी को, कुछ लोगों को बिठा दिया कोर्ट ने, तब ये भी स्पेकुलेशन है। लेकिन मोटा मोटी बात करिए कि अब जो है निश्चित रूप से अब कुछ नहीं बोल सकते, चाहे वो प्लानिंग से हुआ हो, बेहतर प्लानिंग से हुआ हो, वो समय आ गया है कि या तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहने के लिए, करने के लिए राज्यपाल कहेंगे, बड़ी मुश्किल होगी सारे विधायकों को उनको डिस्क्वालीफाई करके उनको वोट नहीं देने देना, ऐसा हमको लगता नहीं। अच्छा एक चीज और, बहुत अभी हम लोग ये क्यों मान के चल रहे हैं, हम क्यों मान के चल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि हम क्यों मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी का जो फ्लॉक है, उनके जो एमएलए हैं एकदम किले की तरह मजबूत है। ये हम क्यों मान के चल रहे हैं? एजम्पशन, अगर कोई प्लानिंग होगी तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल गेम तो शायद ऐसे ही होता है कि अब उसकी शायद बारी आ जाएगी, अब हो सकता है उसमें से कुछ चीज सामने आ जाए। तो ये तो मान लीजिए कि ये सरकार गई और सरकार बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में जा रही, ऐसा मुझे लगता है। डिप्टी स्पीकर भाई, और ऐसे भी आप देख लीजिए तो डिप्टी स्पीकर के जो फैसले होंगे वो तो, उसके भी तो जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है अब कि नहीं होगा। तो 11 तक तो पहला, आज की बड़ी खबर यही है कि 12 तारीख 5:30 बजे तक ये डिस्क्वालीफाई नहीं किए जा सकते जो रेबेल्स हैं, जो सो कॉल्ड रेबेल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात कि फ्लोर टेस्ट के लिए रास्ता खुला हुआ है, तो जब फ्लोर टेस्ट के लिए रास्ता खुला हुआ है और ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे 11-12 तक, नहीं होंगे 11 तक, 12 तक नहीं कर सकते, तब तो मामला तो ऐसे ही क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये। जी, सतीश सर से ही जान लेते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उसमें अब तक ये दिख रहा था कि एक तरफा पोचिंग चल रही है गुवाहाटी में। अब मुंबई लैंड करने के बाद क्या इस एक तरफा पोचिंग की अपनी रणनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे का कैंप हो, कुछ भी कहा जा सकता है, क्या वो मुतमईन हो सकता है कि अभी एक तरफा पोचिंग मुंबई में भी कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि बिना मुंबई आए तो कुछ नहीं होगा।
अरे भाई साहब, 22+ के सिक्योरिटी में आना है, राज्यपाल के निर्देश पे आना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आना है, सिक्योरिटी में आना है। अब तो भाजपा के लोग भी बताए जा रहे हैं, बुलाए गए हैं। जानकारी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी जो जो पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये कहना कि मुंबई में खेल बदल जाएगा, ये हम मान सकते हैं आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात मान लूं कि अभी और भी उद्धव कैंप से कुछ लोग निकल सकते हैं, ये मैं मान लूंगा। जी, दोनों लेकिन चीजें पॉसिबल इतना है। काम, सुनिए ना, तो मुंबई गुवाहाटी में आप बोल रहे हैं ना कि कुछ कांग्रेस वाले बता रहे हैं, कुछ नहीं है सब। इस समय कोई दम नहीं। आप सुन लीजिए, प्लेन एंड सिंपल जान लीजिए कि एक बात उद्धव ठाकरे का एज ए प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर खत्म है। नहीं तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। वो राजस्थान वाली बात नहीं है। यहाँ स्विफ्ट होना है, जल्दी होना है, सब कुछ, सब एकदम बिल्कुल। हमने तो आपसे पहले ही कहा कि जैसा हमको लगता था वैसे ही हो रहा है, कोई नई कुछ नई बात हो रही है। हाँ, मुझे एक चीज जो गलत, मैं स्वीकार करता हूं कि वो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ये हो सकता है कि कहीं उद्धव ठाकरे कोई रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे हैं एमबीए से निकलने का। ये मेरे दिमाग में बात आई थी, मैं आपसे बोल रहा हूं। लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए किसके सहारे, किन लोगों के सहारे लड़ पाएंगे भाई उद्धव ठाकरे? मुझे तो नहीं लगता है कि आदित्य ठाकरे या संजय राउत में इतना दम है कि उद्धव ठाकरे लड़ा सके। और शरद पवार भी एक लेवल तक लड़ा सकते हैं, है कि नहीं? कांग्रेस में वो अभी दम नहीं है कि वो लड़ सकते हैं। मुझे तो कांग्रेस बराबर लगती है कि भाई कहीं उससे कहीं 10-5 निकल जाए, है ना? मुझे तो आपको बताऊं, मैं बताऊंगा नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। वहां के एक मंत्री से मेरी करीब 2-3 महीने पहले बात हुई। वो तो बड़े नाराज थे, बड़े नाराज थे अपने पार्टी से, है कि नहीं? तो ये सब तो चलता ही रहता है, कौन किधर पलट जाए। लेकिन मोटी बात ये है कि इतना दिन से जो चल रहा है, और भाजपा में आप देखिए, भाजपा कुछ भी कह ले, भाजपा के कहने से क्या होता है? वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं तो सूरत, गुवाहाटी, फलाना ठिकाना, Y+ सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है ना। अब तो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है ना फडणवीस के यहाँ, ये भी चर्चा हुई और शायद कंफर्म भी हो गया कि सूरत नहीं, बड़ोदरा या कहीं पे दोनों की मुलाकात हुई। शिंदे साहब मुंबई बताए गए थे, पहुंच गए वहां। तो सारा स्ट्रेटेजी से बात हो रही है। इसमें अभी कौन भाजपा से पार पाएगा? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं है जिसके इतना समर्थन मुंबई में मिले। एक बात और कहूँ, एक बात और कहूंगा, उसके बाद आप सवाल। जितने भी स्पेकुलेशन चले, लेकिन मुझे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। और अगर कोई नहीं भी होगा, मान लीजिए दूसरा कोई बन जाता है, बना दिया जाता है, तो कितने दिन के लिए? बहुत दिन के लिए नहीं, बहुत कम दिन के लिए, है कि नहीं? इसलिए वो भाजपा के ग्रिप में महाराष्ट्र आ चुका है भाई। अजीत पवार उसी देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए ना, जो प्रातः काल शपथ हुई थी। तो ये तो ग्रिप में पूरा ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी, इसमें आप बिल्कुल इधर उधर सोचिए ही मत, एकदम मत सोचिए। सतीश सर, मैं वो बात कह नहीं रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे मुंबई से एक एक करके विधायक गुवाहाटी जा रहे हैं, रोक नहीं पाए उद्धव ठाकरे, एक एक करके चले गए। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ लोगों को उद्धव ठाकरे ने जानबूझ के भेजा, ऐसी खबरें भी बाहर आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस वाई कैटेगरी सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी अगर है, और वो वाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी अगर कहे कि मुझे मातोश्री जाना है, मुझे देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाना है, मुझे राज ठाकरे से मिलने जाना है, या मुझे सिल्वर ओक में शरद पवार से मिलने जाना है, तो क्या वो सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट कर पाएगी? उसे जाने से रोक? देखिए, आप सेंसेशनल बना रहे हैं विषय की, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां भी वो व्यक्ति जाना चाहेगा, वो जाना तो पड़ेगा ही सिक्योरिटी को, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन वो जो लोग बागी हैं वो कहाँ जाएंगे, शायद पूरी तरह से वो अपने बागी भी खुद नहीं तय करने की स्थिति में, है कि नहीं? इसलिए पक्का पता है कि उनको जाना कहाँ है,
वो सब तरह से सेट होंगे, नहीं तो भाई गुवाहाटी क्यों ले जाए जाते, पहली बात। और यहाँ लौटने के बाद एकदम हम लोग इसको एकदम क्लियर स्लेट पे क्लियर है कि ये सरकार गई, और अभी आश्चर्य मुझे नहीं हुआ कि 30-40 एमएलए और जो है इनके भाजपा के साथ जुड़ जाए, हमें आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि मैं भी सेंसेशनल हो रहा हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब ये शिंदे कैंप, फला कैंप, ठिकाना कैंप, इतना दिन से तो हम लोग राज ठाकरे का बात नहीं कर रहे थे, अचानक से बात आने लगी, और कल से भारतीय जनता पार्टी का आधा दर्जन वाल नाम आ गया। ये सब कहां से हो रहा है, अचानक से सूझता है थोड़ी है, ये सब पहले ही सूझा रहता है, वो सामने आ रहा है, बस किस समय पर क्या। देखिए मेरा ये नहीं कहना, मेरा कतई ये नहीं कहना है कि मैं कोई एकदम भविष्य वक्ता हूं कि यही होगा जो मैं कह रहा हूं, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन संभावना जो है, जो रिटन ऑन द वॉल है, वो यही दिखता है, ये मैं सिर्फ कह रहा हूं। और एक चीज और, कई लोगों को देखिए सिचुएशन होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है। एक समय में शरद पवार सही में बहुत बलशाली थे, अहमद पटेल बहुत बलशाली थे, यहाँ तक कि कमलनाथ भी बहुत बलशाली थे, एक समय में थे। समय परिस्थितियां बदल चुकी हैं, चीजें बहुत डिफरेंट है। 48 सीटों का सवाल है साहब, महाराष्ट्र के 48 सीटों का सवाल है। जिनको लग रहा हो कि महाराष्ट्र में सरकार, तो उसकी भी नजर 48 सीटों पे है। तो 48 लोकसभा सीटों के लिए मुझे अभी की भारतीय जनता पार्टी नीति में भले आप क्रिटिसाइज करें, रणनीति में और लड़ाई में शरद पवार अभी स्थिति में नहीं है कि उनसे कोई उनको मात दे सके। अब आप कहेंगे कि तो पिछली बार तो हो गया था देवेंद्र फडणवीस वाले में। आपसे जानना चाहूंगा, एक लाइन वो आप कहेंगे, हम आपको बता रहे, ये ऑथेंटिक बात बता रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी उठापटक नहीं होती तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होते शुरू में भी, और अगर उठापटक नहीं होती तो शायद दूसरी बार में बच भी जाते। सतीश जी, एक सवाल जानना चाहते हैं आपसे। सब जानते हैं, हम लोगों ने फुटेज भी देखी है, जावेद मियांदाद जबरदस्त बैट्समैन हुआ करते थे, बाला साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। मुंबई आते थे तो बाला साहब से मिलने जरूर जाते थे। और जावेद मियांदाद ने शारजाह में आखिरी गेंद पर फाइनल मैच पलटा था। क्या आपको लगता है कि बाला साहब के बेटे जावेद मियांदाद के उस इंस्टिंक्ट को दिखा पाएंगे? देखिए, जावेद मियांदाद एक समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, है कि नहीं? बाला साहब के दोस्त भी थे। लेकिन एक समय के थे, हम तो जानते ही हैं, हम जिस चैनल में थे, हम लोगों ने उस समय प्रोग्राम कराया था उन दोनों को मिलते हुए देख के जी। उनके पास हमारी कैमरा टीम गई थी, जब मिलने गए थे जावेद मियांदाद बाल ठाकरे से मुंबई में, तो हमारी ही सिर्फ कैमरा टीम जी। लेकिन वो एक समय था, बाला साहब दुनिया में नहीं है।